Hello students, welcome to S-Class Institute of English. Today I am going to explain a very nice poem written by Leslie Norris, A Tiger in the Zoo. This is the third poem prescribed in your book, The First Flight of Class 10. इससे पहले कि मैं पोएम को एक्सप्लेन करूं, I would like to say something about the poet. As you are seeing in your book that the name of the poet is Leslie Norris. Basically, he was a Welsh poet and he was also a short story writer. एक वेल्श पोएट थे और वो शॉर्ट स्टोरी भी उन्होंने लिखा है और ये प्राइज विनिंग वेल्श पोएट है. इन्हें बहुत सारी प्राइज भी मिली हुई है, पोएट्री से रिलेटेड बहुत सारी प्राइज मिली हुई है. Now I am going to say something about the theme of the poem. What is the main idea of the poem? What the poet shows here to his reader, that a tiger is better suited to live in the world wild rather than living in the zoo. आप लोगों को पोएट यहाँ ये बता रहे हैं कि कोई भी वन्य जीव जो होता है, जंगली जीव जो होता है, वन्य प्राणी जो होता है, वो पिंजड़े में रहने की अपेक्षा, चिड़ियाघर में रहने की अपेक्षा वह स्वतंत्र रूप से जंगल में रहना पसंद करता है. ये कविता जो है इसमें दो सिचुएशंस को दिखाया गया है. एक टाइगर होता है, उसे जंगल में स्वतंत्र रूप से रखा छोड़ देखा जाता है, और दूसरा एक टाइगर होता है जिसको भी पिंजड़े में बंद करके रखा जाता है. तो दोनों की सिचुएशन क्या होती है, दोनों टाइगर्स को देखने के बाद उसके कौन से कैरेक्टर्स को हम लोग देख पाते हैं, उसमें स्टडी कर पाते हैं. कॉमनली एक चीज तो सबको मालूम है कि जो भी जंगली जीव है, वन्य जीव है, वो बिल्कुल आराम से रोम करते हैं फ्रीली. जो उनकी इच्छा होती है उसको हंट करते हैं, और कब करते हैं, जब उनको भूख लगती है तब. ऐसा कभी नहीं होता है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए, अपने प्लेजरमेंट के लिए कुछ करते हैं, ऐसा नहीं होता है. लेकिन दूसरी तरफ क्या देखते हैं, जो पिंजड़े के अंदर में जो जानवर है, और यहां पर टाइगर को बताया गया है, वह बेचारा एक कैदी की तरह एक लिमिटेड एरियाज में मूव करता रहता है. उसकी स्वतंत्रता छिन गई होती है, और जो जू का अथॉरिटी होता है, उसका देखभाल करने वाला होता है, वह उसको अपने हिसाब से उसको बना देता है, और वह लेजी हो जाता है. उसके अंदर का जो स्ट्रेंथ है, जो उसका जो शक्ति है, वो क्षीण हो जाता है. पिंजड़े के अंदर का जो बाघ होता है, वह अनिच्छा दिखाता है. जो भी उसको देखने के लिए जाता है, विजिटर्स जो भी जाते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखने के लिए, तो उससे अपनी अनिच्छा दिखाता है. ही इज नॉट विलिंग, ही इग्नोर्स, वो उसको इग्नोर कर देता है. वह बेचारा रात में ठीक से सो भी नहीं पाता, वो जानवर. जबकि जंगल का जानवर जो होता है, आराम से अपने हिसाब से खाना पीना रहना पूरी स्वतंत्रता के साथ करता है, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है कि मुझे कैद कर लिया गया, और वह चाहता है कि मैं नेचुरल लाइफ में रहूं. तो ये पोएम का एक मॉरल भी मिलता है साथ साथ, कि हाउ टू एज अ ह्यूमन बीइंग, हाउ टाइगर वांट्स टू लीड अ नेचुरल लाइफ. मानव प्राणी की तरह वो भी अपने अंदर में एक सोच रखता है. वो भी चाहता है कि हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रहें. तो ये कुछ चीजें जो है इसमें दिखाई गई है. स्टैंजा, इसमें 5 स्टैंजा का यूज किया गया. पहला स्टैंजा, फिर दूसरा स्टैंजा और तीसरा स्टैंजा वो अलग मीनिंग रखता है. यानी पहले स्टैंजा में ये दिखाया गया, ओपनिंग स्टैंजा में ये दिखाया गया कि हाउ द टाइगर इज पुट बिहाइंड द बार्स, उसको कैसे सेल के अंदर रखा गया. दूसरे और तीसरे स्टैंजा में जो फॉरेस्ट के अंदर में जो बिल्कुल स्वतंत्र है टाइगर, वो कैसे एक्टिविटी करते हैं. और फिर चौथे और पांचवें स्टैंजा में टाइगर के पिंजड़े वाले दृश्य को दिखाया जाता है इसमें. नाउ आई एम गोइंग टू गिव द एक्सप्लेनेशन of the stanzas. So first of all, stanza 1. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. Here are some words.
वी शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। स्टॉक्स का मतलब होता है टू मूव, टू मूव इन अ वेरी एंग्री और इन अ वेरी प्राउड वे, पूरे घमंड में या गुस्से में चलना, उसको स्टॉक्स बोलते हैं। और विविड का मतलब होता है वेरी ब्राइट, वेरी शाइनिंग। स्ट्राइप्स का मतलब धारियां, जो उनके शरीर पे, बाघ के शरीर पे जो धारियां बनी होती है उसको स्ट्राइप्स बोलते हैं। तो वो चलता है पूरे घमंड में, पूरे गर्व के साथ, पूरे गुस्से के साथ चलता है, अपने चमकते हुए धारियों को लेकर के अपने शरीर पे। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और जो पिंजड़े के अंदर में कुछ ही कदम चलने के लिए होते हैं, क्योंकि पिंजड़ा उतना ही होता है जिसमें लिमिटेड वो चल सकता है, इसीलिए बोलता है फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, पिंजड़े के अंदर में चलता है कुछ कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट, और ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट का मतलब पैड्स ऑफ वेलवेट किसको बोला गया यहाँ पे, क्योंकि बाघ का जो पैर होता है वो मखमली होता है, और उसके जो पैड्स होते हैं, वो गद्दी जो होते हैं वो मखमली गद्दी होते हैं, यानी कि पैर बिल्कुल मखमली सा होता है और बिल्कुल शांत चलता है उस पर। इन हिज क्वाइट रेज, और शांत चलता है, लेकिन शांत में शांत गुस्सा भी भरा हुआ है, उसके अंदर में शांत गुस्सा दिखता है। यानी कि ये क्लियर हो जाता है कि ये बाघ जो होता है शरीर पर अपने चमक वाली धारियों के साथ बिना आवाज किए अपने मखमली गद्देदार पैरों से बिल्कुल शांत और शांत आक्रोश में अपने पिंजड़े के अंदर में छोटे छोटे कदमों में चलता हुआ नजर आता है। सो पैड्स ऑफ वेलवेट इज डिस्क्राइब्ड हियर, इट इज अ मेटाफर। उसके पैर के लिए पैड्स ऑफ वेलवेट वर्ड यूज किया गया है। सो विदाउट शोइंग हिज any kind of ideas, in a complete anger mood, in a complete rage, he is walking around inside the cage, ऐसा दृश्य फर्स्ट स्टैंजा में दिखाई देता है। तो दिस डिस्क्रिप्शन इज ऑफ द टाइगर इनसाइड द केज। नाउ आई विल गो विद द सेकंड स्टैंजा। एज आई हैव टोल्ड, पहले भी मैंने बताया कि सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा जंगल का दृश्य है। He should be lurking in shadows. लर्किंग का मतलब वेटिंग सीक्रेटली, इंतजार कर रहा है चुपके से, गुप्त रूप से। बाघ जब शिकार करता है तो वो कहीं पर दुबक करके घात लगा कर बैठता है चुपचाप से, छुप करके। इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और क्या करता है, लंबे लंबे जो घास होते हैं उसमें धीरे धीरे सरकाता है अपने आप को। कहां ले जाता है, नियर द वाटर होल्स, जहां पर जलाशय होते हैं, जल स्रोत होते हैं, जहां जानवर पानी पीने के लिए आते हैं जंगलों में, वहां पर धीरे धीरे घास के अंदर में छुप करके बैठा होता है और वो धीरे धीरे सरकाता है अपने आप को। और जहां पे प्लम्प डियर पास, जहां मोटे तगड़े जो डियर्स होते हैं, हिरण होते हैं, वहां से गुजरते हैं पानी पीने के लिए, तो उनको घात लगा करके शिकार करने के लिए बैठा होता है। यानी कि जो जंगल, जो उसका बाघ का जो अपना खुद का जो नेचुरल हैबिटेट है, जो कि पिंजड़े से बिल्कुल डिफरेंट चीज है, वहां वह पेड़ों की छाया में या लंबे लंबे घास में वह सीक्रेटली जो है वह बैठा रहता है, लर्किंग करता है, चुपचाप से वहां बैठा रहता है, और लंबे लंबे घास में वह बिल्कुल धीरे धीरे अपने आप को सरकाता रहता है चुपके से शिकार पर हमला करने के लिए। और कहां पे घास होती है, जहां पर जलाशय होता है, जल स्रोत होता है, और वहां पे मोटे मोटे ताजे बिल्कुल हिरण जो है घूमते हुए वहां से क्रॉस करते जाते हैं, वहां पे वो अपने शिकार के लिए घात लगा के बैठा रहता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड स्टैंजा। नाउ वी विल कम टू द थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में भी वही दृश्य है कि अभी जंगल में है वो बाघ। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्ल करने का मतलब कि गुस्से में, एग्रेसिव तरीके से ग्राउलिंग करना, अपने दांत को दिखा दिखा करके, अपने दांत, खुले दांत को दिखा दिखा करके अपना गुर्राना, ऐसा चीज। एट द जंगल्स एज, तो जंगल के किनारे जो बस्तियां होती हैं, घर होते हैं, वहां पर आकर के जंगल के किनारे से वह बस्तियों को यह दिखाता है, अपने गुर्राने की आवाज सुनाता है, अपने दांत को दिखाता है, चमकदार जो दांत होते हैं उनको दिखाता है। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, और जो लंबे वाले जो दांत होते हैं उनके मुंह में सफेद जो दांत होते हैं उसको वह दिखाता है।
जो कि खुला हुआ दांत होता है, बेनकाब होता है, वो खुला खुला दांत मुंह के अंदर नहीं होता, मुंह से बाहर निकला हुआ दांत होता है। और हिज क्लॉज, और अपने पंजों को दिखाता है, टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव को टेरराइज करने के लिए, डराने के लिए, उसको फियर क्रिएट करने के लिए ऐसा करता है। यानी कि ये बाघ जो है अभी बंद नहीं है किसी पिंजरे में, वो स्वतंत्र है। तो वो जंगल के बाहर जो सटी हुई जो बस्तियां हैं, वो आसपास की जो घरें हैं, उसके पास आके घुराता हुआ नजर आता है, और वो अपने सफेद दांत, जो बाहर निकले हुए दांत है, उसको वो दिखाता है, और अपने पंजे को दिखाता है, ताकि गांव के जो लोग हैं, गांव के जो निवासी हैं, वो भयभीत हो जाए। ऐसी एक्टिविटी वो करता है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड स्टैंजा। नाउ आई विल मूव टू द फोर्थ स्टैंजा। एज आई हैव टोल्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया कि चौथा और पांचवा स्टैंजा और पहला स्टैंजा वो बाघ के पिंजड़े वाले दृश्य को दिखाता है। अभी फिर वो हम लोगों ने पढ़ा पहले स्टैंजा में कि कैसे बाघ पिंजड़े में रहता है, अभी उसको कंटिन्यू करेंगे उसी फ्लो में। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लॉक्ड का मतलब कि उसको ताले बंद कर देना। कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल का मतलब कि गारे, मिट्टी, सीमेंट के बने हुए जो पिंजड़े होते हैं, उसको कंक्रीट सेल बोलते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब आप जानते हैं, पावर होता है, शक्ति होता है। और बिहाइंड द बार्स का मतलब होता है कि जेल के सलाखों के पीछे, क्योंकि पिंजड़ा होता है, पिंजड़े में बड़े बड़े रॉड्स लगे होते हैं, और उसमें लोहे के बड़े बड़े रॉड्स लगे होते हैं, जहां से वो दिखाई देता है। लोग विजिटर जब जाते हैं तो उसको देखते हैं, तो उस जेल की सलाख जैसे हो जाती है उसके पीछे। और इग्नोर करना का मतलब कि ध्यान नहीं देना, अटेंशन नहीं देना उस पर। तो यहां पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, द टाइगर इज नॉट लेफ्ट फ्री इन द जंगल, बट ही इज लॉक्ड इन अ केज मेड ऑफ cement and concrete in a zoo. Although he has strength, but his strength is unbound over here. उनके पास ताकत होती है, लेकिन वो जेल के सलाखों के जैसे उसके ताकत को छीण कर दिए गए। यानी कि बाघ जंगल में आजाद नहीं है यहाँ पर, बल्कि उसको सीमेंट, कंक्रीट की कोठरी जैसी चीज में, जिसको चिड़ियाघर बोलते हैं, उसमें बंद करके रखा गया। अब उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ताकत है, वो कैद हो गई है एक तरीके से सलाखों के पीछे। वह वहां बंद जैसे स्थिति में हो गया है। और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जो केज की जो पिंजरे की जो लंबाई चौड़ाई है, उसमें क्या करता है, वह मूव कर रहा है, इधर उधर जो है घूम रहा है। और फिर क्या कर रहा है, इग्नोरिंग डिस्टेंस, वो जो भी डिस्टेंस वहां आ रहे हैं उसको इग्नोर, जो भी आगंतुक आ रहे हैं, जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, जो भी दर्शन करने उसका आ रहे हैं, जो भी उसको देखने के लिए आ रहे हैं, उसको इग्नोर कर दे रहा है, उसको अनदेखा कर दे रहा है, उसको कोई मतलब नहीं होता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोर्थ पैराग्राफ। नाउ द लास्ट पैराग्राफ। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So what do you mean by last voice at night? Last voice at night का मतलब हुआ कि चूंकि बाघ जो है चिड़ियाघर में है, तो चिड़ियाघर का देख रेख करने वाले लोग होते हैं। तो जो गार्ड्स होते हैं, वह जब रात के टाइम में वह मूव करते हैं अपने चिड़ियाघर में जानवरों को देखने के लिए, वो लोग कहीं इधर से उधर तो नहीं हो गए हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी जो निगरानी करते हैं, उसकी जो अंतिम आवाज होती है, और जो गाड़ियां घूमती हैं, पेट्रोलिंग कार्स होती है, निगरानी वाली जो गाड़ी होती है वो घूमती है, उसकी जो आवाज होती है, उसको वह सुनता है बैठे बैठे अपने पिंजड़े के अंदर में। और वो घूर घूर के, स्टेयरिंग करना मतलब घूर घूर के देखना, घूर घूर के एक टकी लगा के लंबे समय तक देखता है, अपने ब्रिलियंट आई से, अपनी चमकदार आंखों से, अपने ब्राइट आई से देखता है, एज द ब्रिलियंट स्टार्स। और किस चीज को देखता है, आसमान में जो चमकदार तारे हैं उनको देखता है, वो बैठे बैठे और कुछ सोच रहा होता है। यानी कि वह बाघ सचमुच गुस्से में होता है, और वह गुस्से में जो रात में जो गश्त लगाने वाले जो लोग होते हैं, निगरानी करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी जो गाड़ियों की आवाज होती है, उसको वह सुनता है, और फिर अपनी चमकीली आंखों से आकाश में चमकते हुए जो तारे होते हैं उसको घूर घूर करके वह देखता रहता है। Why? Because he is locked in the cage, so he is looking towards the skies and he is staring the brilliant stars that are shining.
ऐसी एक्टिविटी को वो करता है. सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू कि कैसे जंगल में जो शेर है, बाघ है या अन्य जीव प्राणी है, वो कैसे स्वतंत्र रूप से सिर्फ शिकार करने के लिए हमला करते हैं. बाकी वो किसी के साथ कोई आघात नहीं करते हैं, बाकी किसी के साथ उनके अंदर कोई घृणा नहीं होती है, उनके अंदर कोई बाकी चीजों के लिए गुस्सा नहीं होता है. वो सारी एक्टिविटी अपने गुस्से या जो भी चीज होता है वो शिकार पकड़ने के लिए करता है. लेकिन दूसरी तरफ जो कैद जीव है, जो पिंजड़े के अंदर में जीव है, जो चिड़ियाघर के अंदर में जो जीव है, खासतौर से यहाँ बाघ का पोएट ने वर्णन किया है, वह गुस्से से अपने को, वह उस चिड़िया खाने में, उस कैद खाने में, उस सेल के अंदर में, कंक्रीट सेल के अंदर में वो घूमता हुआ दिखाई देता है. और साथ ही साथ जो भी लोग उसको एंटरटेनमेंट करने के लिए देखने जाते हैं, वो उससे उसका कोई आसक्ति, भक्ति, उसके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं होता, अनदेखा कर देता है, इग्नोर कर देता है. और वह सोचता रहता है और वो ये भी फील करता है कि कैसे हमारी जो नेचुरल पावर है, जो भगवान ने हमको दिया है, वो कैसे खत्म होते जा रही है, क्षीण होते जा रही है. सो दिस इज द रॉन्ग वे of any human. It means that we are becoming inhuman towards these wild animals. So the poet, in a very simpler way, he explains the poem giving two sides and scenes कि हमको जानवरों के प्रति इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, उनकी स्वतंत्रता हमें नहीं छीननी चाहिए. जैसे हम लोग अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, वैसे उनकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए. So, my dear students, I think that now you have understood the poem in a very, very beautiful way, very clearly. So, next time I will come with another chapter. Thank you. Bye bye.